स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। जो आज का हमारा लेक्चर है वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हमारा जो लेक्चर चल रहा है अभी भारत के जो संवैधानिक विकास का हम लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के अगले कड़ी के रूप में आज हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। स्टूडेंट्स, आप जितने भी अधिनियम या नियम या एक्ट्स पढ़ेंगे जो उस समय लाया गया था, उस सभी का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति, भारत के ऊपर जो ब्रिटिश का नियंत्रण है वह स्थापित किया जाए। कोई भी अधिनियम हो, चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट हो, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, चाहे हम आगे जो भी एक्ट पढ़ेंगे, उन सभी का एकमात्र उद्देश्य जो है भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश कंट्रोल को जो है मजबूत करना, ब्रिटिश के नियंत्रण को और मजबूत करना। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इस कड़ी में जो भारत में ब्रिटिश के जो पांव को, भारत में ब्रिटिश के नियंत्रण को जो मजबूत करने का सबसे शुरुआती फंडामेंटल है। ये सबसे शुरू में जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों पर मजबूत हो पाए, तो सबसे जो पहला ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण शुरुआत किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए। आप कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी अधिनियम होगा, लिखित रूप से उनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु उसमें जो बिटवीन द लाइन जो छुपा हुआ तर्क है, जो छुपा हुआ उसमें जो छुपा हुआ बात है, जो छुपी हुई बात है, उनमें जो छुपी हुई बात है वह कि भारत में ब्रिटिश सत्ता, भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने का उद्देश्य। तो चलिए आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं इसका शुरुआत एक कथन से करूंगा जो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कहा गया है, जो लिखा गया है। तो आपके सामने कथन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो एक बार मेरे साथ दोहराइएगा आप सभी लोग। तो कथन इस प्रकार है कि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। मैं अर्थ अभी बताऊंगा इस लाइन का, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका कि सार पॉइंट होगा ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, इंडियन प्रोविंसेस अंडर द डोमेन ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका मैं अर्थ समझाता हूं आपको। पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी द्वारा जितने भी क्षेत्र भारत में अधिकृत किए गए थे उसको ब्रिटिश राज्य कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना गया। तो जो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो मंशा है, जो साम्राज्यवादी सोच है, वह आप इस स्टेटमेंट के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें पहली बार भारतीय क्षेत्र, कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना गया, ब्रिटिश राज्य कहा गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस अधिनियम के तहत पहली बार कंपनी द्वारा अधिकृत राज्यों को, क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना गया, तो आपका आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपने देखा कि जो ये एक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, और उन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनमें प्रावधान भी दिए होंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, आखिर इसे क्यों लाया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है, और इनमें किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है। इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप कभी भी कोई भी नियम पढ़ेंगे, कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे इस संदर्भ में, तो आप अपने दिमाग में एक बात रखिएगा कि जो भी अधिनियम होगा उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि भारत में कंपनी का जो अभी व्यवस्था चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया जाए पहले तो, और बाद में उसके माध्यम से भारत में अपना क्षेत्र
जो क्षेत्र है, जो भारत में अपना शासन व्यवस्था है, उसको फैलाया जाए, भारत में ब्रिटेन की नियंत्रण को मजबूत करा जाए। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, ये क्यों लाया गया। तो जो सबसे मुख्य परिस्थिति है इनके लाए जाने का, तो कहा गया था इसमें कि 1773 के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, उसके कमियों को दूर करने के लिए यह लाया गया है। सही बात है, दो ही कारण होंगे। एक तो यह बताएगा, चाहे कोई भी नियम हो, दो ही कारण मुख्य होंगे। एक तो उसमें बताया जाएगा कि जो उस समय के जो प्रॉब्लम है, उस समय में जो समस्या चल रही है, हम उस समस्या को दूर करने के लिए नियम ला रहे हैं। और जो उसमें दूसरा तर्क होगा, जो दूसरा रीड बिटवीन द लाइन होगा, वह यह होगा उसका उद्देश्य कि किसी न किसी माध्यम से कुछ ऐसा नियम लाया जाए, कुछ ऐसा कानून लाया जाए, ताकि भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित किया जाए, भारत में ब्रिटिश के नियंत्रण को स्थापित किया जाए, मजबूत किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि वह क्या क्या परिस्थितियां रहे होंगे जिसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के उत्तरदायी परिस्थितियां, कारण या उद्देश्य, मतलब ऐसी क्या जरूरत थी कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, क्या कारण थे और क्या उद्देश्य थे, सम्मिलित रूप से जानेंगे। और जो समस्या होगा प्रावधान में, हम उसी पे चर्चा करेंगे। जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूर्ति करेंगे प्रावधान में। अभी हम पढ़ रहे हैं कि किन किन कारणों की वजह से, वह कौन सी परिस्थितियां रही जिनकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और बाद में जब हम प्रावधान पढ़ेंगे तो वहां इन्हीं परिस्थितियों के, इन्हीं कारणों के और इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति हेतु, इन्हीं कारणों को सॉल्व करने हेतु और इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु जब हम बात करेंगे तो वह होगा प्रावधान। और हम प्रावधान में इसी बातों का चर्चा करेंगे कि क्या क्या इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के उत्तरदायी परिस्थितियां, कारण या उद्देश्य। क्या उद्देश्य रहा होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, क्या कारण रहा होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया, किन किन परिस्थितियों में यह एक्ट लागू किया गया। तो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। हम बिंदु वाइज देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे जो पहला कारण दिया गया कि क्यों लाया गया है इसे, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से। अगला पॉइंट देखते हैं, कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण को मजबूत करने हेतु, प्रशासनिक सुधार का वातावरण निर्माण हेतु, गवर्नर जनरल के अधिकारों एवं स्थिति स्पष्ट करने हेतु। इससे पहले गवर्नर जनरल के पास जो अधिकार था और जो शक्तियां थी, उनके बारे में कोई स्पष्ट विवरण नहीं था, उसी स्थिति को स्पष्ट करने हेतु। अगला है केंद्रीय शासन को स्थापित करने के प्रयास हेतु। अगर आप इस पॉइंट को समझ पाएं तो आप इनके प्रावधान को भी बिल्कुल समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां था, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, उन्होंने इसमें पूरा करने का प्रयास किया गया। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, वो 1773 के टोटल रिफॉर्म के रूप में जाने जाते हैं। टोटल रिफॉर्म मतलब जो भी कमियां, कैसी कमियां, तो वह कमियां जिसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण नहीं कर पाई, उन्हीं कमियों को यहां दूर करने का प्रयास किया गया। जो मैंने यहां लिखा है VVI, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण को मजबूत करने हेतु। तो जो मेन उद्देश्य है इसका, वह उद्देश्य यही है। बाकी तो सारे घुमावदार बातें हैं। मेन उद्देश्य तो यही है कि कंपनी को नियंत्रण में कैसे लाया जाए। तो बार बार हम नियम बनाएंगे और इसी माध्यम से इसे नियंत्रित करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BIC है, वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के शक्तियों से परे हो जाए, बहुत ज़्यादा शक्ति उसे प्राप्त हो जाए और वह अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था के रूप में डिक्टेट करना शुरू कर दे। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए बार बार ब्रिटिश सरकार जो है कई नियम लाएंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में रख भारत में अपनी शक्ति, अपने नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास करेगी।
तो जो 1773 में जिनको नहीं कर पाए नियंत्रण में, और तो क्या कमी रह गई जो नियंत्रण में आज नहीं आ पाया, तो वही व्यवस्था यहाँ पे किया गया। अगला, प्रशासनिक सुधार का वातावरण निर्माण हेतु। यह भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि एक ऐसा वातावरण सेट किया जाए ताकि हम प्रशासनिक सुधार के नाम पर बार बार नए कानून, बार बार नए अधिनियम लाएं, और जिसके माध्यम से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में कर पाए, अपने कंट्रोल में कर पाए। गवर्नर जनरल के अधिकारों एवं स्थिति को स्पष्ट करने संबंध में, जो गवर्नर जनरल पहले आपने पढ़ा 1773 में, उसके अधिकारों, कार्य क्षेत्रों में अस्पष्ट विभेदीकरण नहीं था वहां पे, तो यहाँ पे स्पष्ट विभेदीकरण किया गया है, जो कि हम पढ़ेंगे प्रावधान के रूप में। अगला है केंद्रीय शासन को स्थापित करने के प्रयास हेतु। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने शुरुआत में आपको एक स्टेटमेंट कहा था, एक कथन बताया था, जिसमें मैंने बात किया था कि द प्रोविंसेस, इंडियन प्रोविंसेस अंडर द डोमेन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ही पहली बार यह बताया गया था कि जो कंपनी के अंतर्गत भारतीय राज्य हैं, जो कंपनी के अधिग्रहण में भारतीय राज्य है, उसे अब ब्रिटिश राज्य माना जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य का अंग माना जाएगा। तो केंद्रीय शासन स्थापना का मतलब यह हुआ कि जो शासन का केंद्र है वह तो ब्रिटेन में है, और वहां से हम शासन यहां चलाएंगे, इसी को कहते हैं हम केंद्रीय शासन। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा अभी तक? उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। केंद्रीय शासन का अर्थ आप लोग समझ पाए होंगे कि एक सेंटर के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन से शासन को संचालित कर रही है। तो यही था कि केंद्रीय शासन, कि हम तो यहाँ शासन कर रहे हैं लेकिन हमारा बागडोर आ रहा है ब्रिटेन से, तो ये केंद्रीय शासन को स्थापित करने का प्रयास था। तो पहली बार सुचारू रूप से पिट्स इंडिया एक्ट में केंद्रीय शासन को स्थापित करने का प्रयास किया गया। और अभी तक जो आपने समझा, इसको हम आगे प्रावधान में देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैं प्रावधान पर जाऊं इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो 1858 ईस्वी में भारतीय इतिहास में, भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे हम कहते हैं सन 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 ईस्वी के पूर्व, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, 1858 ईस्वी के पूर्व जो भारत में शासन था वो कंपनी के माध्यम से चलाया जा रहा था, और 1858 के बाद कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए भारत के शासन की बागडोर सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रख दिया गया। जो 1858 में वो घटना घटी, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता सीधे तौर पर क्राउन के हाथों में चली गई, उस 1858 के घटना के पीछे का जो पृष्ठभूमि है, इसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में रचा गया था। यहीं से शुरुआत किया गया था, जो प्रारंभिक शुरुआत था कि भारत में ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत किया जाए, उसका शुरुआत यहीं से किया जाएगा। और इसी का फल आपको जाके, इसी का रिजल्ट एज ए रिजल्ट ऑफ 1784 आपको 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में मिला, जब कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे हाथों में रख दिया गया। तो जो इसका उद्देश्य अभी तक आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि जो भी बाकी कारण जो भी है, बहुत सारे कारण लिखित रूप में आप दे सकते हो, लिख सकते हो, गिना सकते हो, परंतु एकमात्र जो रीड बिटवीन द लाइन है वह यह है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करना, ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित करना। तो इसी प्रकार से बार बार और भी अधिनियम लाए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित में रख के भारत में अपना विस्तार, अपने साम्राज्यवादी सोच को, ब्रिटेन की गवर्नमेंट अपनी साम्राज्यवादी सोच को बढ़ाती रही। तो चलिए प्रावधान पे हम चर्चा करते हैं। तो प्रावधान पे चर्चा करने से पहले आप मूल उद्देश्य को दिमाग में रख के प्रावधान को पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। उद्देश्य क्या है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति के कंट्रोल को, ब्रिटिश शक्ति के नियंत्रण को मजबूत करना है। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम प्रावधान पढ़ते हैं। तो चलिए प्रावधान को देखते हैं।